प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर वतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले कौमी असम्बली इजलास, बिलावल ने इमरान खान को सदी का बहरान करार दे दिया। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ ने स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच करार देते हुए लफ्ज स्टेट हटाने का मुतालिबा कर दिया। जबकि मिनी बजट पास कराने के लिए मेंबरान को कॉल्स कराने का तस्करा छिड़ गया। हुकूमत बिल पास कराने के लिए मेंबरान को इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रिक। मिनी बजट पास कराने के लिए कल का दिन अहम। इसके अलावा बात करेंगे उस्मान मिर्जा को सजा दिलाने के लिए हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। लड़की के मुकरने के बावजूद रियासत खुद मुद्दई बनेगी, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। क्या रियासती पैरवी से उस्मान मिर्जा को सजा मिल पाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में नाकाम हो गई। काबीना अराकीन फट पड़े। अवाम के मसाइल और हुकूमत की मुश्किलात दूर करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के बजाय निजी सेक्टर से माहिरीन को भर्ती किया जाए। काबीना अराकीन ने राय दे दी। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी इस हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे खुसरो बख्तियार की काबीना में यूरिया खाद की वाफिर मिकदार में मौजूदगी से मुतालिक गलत बयानी। खाद बहरान हल नहीं हो सका। खुसरो बख्तियार ने लॉलीपॉप देने के लिए किसानों को बुला लिया। यूरिया खाद बहरान का जिम्मेदार कौन, खाद बहरान से कौन अरबों रुपए बना रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो कौमी असम्बली का ये इजलास और हुकूमत की कोशिशें, कल जो है पार्लिमानी पार्टी का इजलास वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाया गया है और ये जो इस पर कोशिशें यही है कि मिनी बजट को पास कराया जाए। आज की जो कार्रवाई रही कौमी असम्बली के इजलास की, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने बात की, फिर इसके अलावा बिलावल ने जो आज गुफ्तगू की और फिर क्रिटिसिज्म हुआ अपोजिशन बेंचेस से, और फिर हमाद अजहर ने रिप्लाई भी किया। हाउ आर यू लुकिंग एट दिस? जी, आज काफ़ी अरसे बाद जो है पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के अंदर जो है ना फायरवर्क्स का दोबारा जो है ना पेशकश की गई और ख्वाजा आसिफ साहब कुछ अर्सा खामोश रहे और इनके काफ़ी सारे स्टालवर्ड्स थे। फॉर एग्जांपल अभी भी ख्वाजा साद रफ़ीक़ी नज़र आ रहे हैं, तलाल भी काम आता है, दानियाल तो गुम गया है बिल्कुल। तलाल नहीं है इसमें वैसे कौमी असम्बली में, नहीं दानियाल भी नहीं है। मैं इनके कह रहा हूँ पब्लिकली जनरली बोलने में या इधर जो बहुत ज़्यादा TV पे या अदरवाइज नज़र एक्टिव आते थे, तो काफ़ी सारे इनके नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज बड़ी फॉर्म में नज़र आए और फॉर्म में वो अपने बेस्ट जब होते हैं तो उनका एक ख़ास एक जुगतबाजी का भी स्टाइल है। और उसमें आज ख़ास तौर पे मज़े की जो बात थी, उन्होंने कहा कि जनाब ये पिंडी वालों के हवाले से पंजाबी में ये कहा कि वो पिंडी वाले भी जो है ना तंग आ गए हैं क्योंकि ये छोटा भाई जो है ना बड़ा भाई रोज़ मार खा के वापस चला जाता है। तो ये अब ख्वाजा साहब वरना पहले दरमियान में बड़े मोहतात हो गए थे पिंडी वालों के हवाले से, जब वो एक मीटिंग के अंदर उनको खुद पिंडी वालों ने समझाया था कि जनाब वो फ़ोन वाला जो वाक़या हुआ था उसके बाद से, तो अभी वो एकदम से नून लीग वाले पिंडी के बड़े खुद शोषे छोड़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये खबर छोड़ी गई ज़राए के हवाले से कि जी नवाज शरीफ साहब ने ना गवर्नमेंट गिराने का जो है इंदिया दे दिया, इशारा दे दिया गया है। फिर ये कि जी शहबाज शरीफ साहब की काफ़ी दिन से चल रही है कि जी वो उनकी कोई डील हो गई है और जी कोई कह रहा है जी आज मुलाकात की है, कोई कहता है बस में गए हैं, कोई कहता है टैक्सी में गए हैं, कोई कहता है गेट नंबर 4 से गए हैं, 2 नंबर, ये जी इस तरह की एक वो चल रही है। और उससे उन्होंने ये ज़रूर कहूँगा मैं कि नून लीग वालों ने ये एक तासुर कायम कर दिया है, ये अपने वोटरों को ज़रूर ये तासुर दे दिया है कि शायद उनका इम्कान है दोबारा गवर्नमेंट बनाने का, या कम से कम ये तो लाजमी तासुर बना दिया है नून लीग ने से ज़्यादा PTI ने खुद कि वो उनके हालात अच्छे नहीं हैं। तो उस पे अब पिंडी वालों का ये है कि आज इत्तफाकन जो है प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था ISI हेडक्वार्टर में और उनको ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी के हवाले से। और जो ISPR के रवैये में एक बड़ी तब्दीली ये आई कि पहले जो हमें आती थी प्रेस रिलीज़, साथ एक तस्वीर होती थी और अक्सर वीडियो भी होती थी कि जो ISI चीफ है जनरल फैज़ साहब जो थे उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल, वो दिखाए जाते थे कि प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते हुए, फिर बिठाते हुए, फिर मीटिंग के दौरान उनकी तस्वीर बहुत ज़्यादा दिखाई जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 मीटिंग्स ऐसी भी हुई कि जबकि आर्मी चीफ मुल्क में नहीं थे, उस ज़माने में भी उनकी एब्सेंस में, जो कि बड़ा रेयरली होता था, तो ऐसी मीटिंग ISI हेडक्वार्टर्स में होती थी कि प्राइम मिनिस्टर को उनकी एब्सेंस में बुलाया जाता था। और ऑफ कोर्स उस पर आर्मी चीफ की मर्जी होती होगी, मगर ये थोड़ा सा अनयूजुअल था। अब एक जो तब्दीली आई है
कि आज उसके अंदर एक बड़ी एक वो जो मेरा फेवरेट वर्ड आपके वो कॉल मेजर्ड है ISI से जो ISPR से प्रेस रिलीज बड़ी मेजर्ड किस्म की आई कि टिपिकल वो जो होता है कि हमने ब्रीफिंग दी और उसके अंदर जो है ना कौमी सलामती के अमूर पर डिस्कशन दी। उसमें कोई तस्वीर नहीं आई ISPR की तरफ से आई, कोई वीडियो नहीं आई, और जो नए ISI चीफ ने एक पॉलिसी बनाई हुई है जिसका पहले ऐलान भी किया गया था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है कि मेरी तस्वीर गैर ज़रूरी तौर पे ना दिखाई जाए, तो वो उस पर अपनी पॉलिसी पे बरकरार है। उनकी तरफ से खामोशी है, मगर अपोजिशन की तरफ से बार बार ये वो आ रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे आज इस चीज़ को फ्लैश किया गया। उनकी तरफ से ये प्रेस रिलीज आई कि आज फिर ये मीटिंग हुई, तो गवर्नमेंट ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी, उल्टा तासुर देने की कि जी हम एक पेज पे और हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो बाकायदा स्पोक्समैन की तरफ से वो इस तरह की प्रेस रिलीजें आ रही थी। अब कमिंग बैक टू असम्बली, वहाँ पे अब तकरीरें तो चल रही हैं, मगर गवर्नमेंट का बुनियादी जो क्राइसिस है वो जो हम कहते रहते हैं कि वो लार्जली सेल्फ क्रिएटेड है। उनके इकानमी की हालात, महंगाई के हालात, बेरोज़गारी के हालात, और जो ही कोई क्राइसिस आता है जैसा कि ये मरी के अंदर आया, वो उसकी हैंडलिंग के ऊपर कि वो एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं, नज़र आ जाता है कि इनको कोई तितर-बितर कोई निज़ाम ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है बिल्कुल भी। ये पहला नहीं है, थ्रू आउट इनके 3.5 साल के अंदर जब भी कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो साहिवाल में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे पेशावर में, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, वो इनसे एकदम पता चलता है कि इनसे मिस हैंडल होता है और ये उसका बहुत बुरे तरीके से उससे नबरज़मा होते हैं और उसकी वजह से हमेशा तनकीद होती है, और इन बुनियादी मसाइल की वजह से इनके वही चल रहे हैं। मगर डनायल है जो एक इनका कॉन्स्टेंटली डनायल है। तो आज हमाद अजहर साहब की मैं तकरीर सुन रहा था कि उनका डनायल बिल्कुल वाला, उन्होंने कहा एकदम से अब 350 अरब रुपए के ये टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने जो सब्सिडीज दी हुई थी, इस्तिस्ना दिया हुआ था कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो हम वो वापस ले रहे हैं। तो हमाद अजहर साहब ने भी अपोजिशन की जहालत का और मीडिया की जहालत का भी मजाक उड़ाया कि ये इतने जाहिल हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि ये तो टैक्स है ही नहीं है, ये तो इस्तिस्ना, ये उनके बड़ी फैंसी वर्ड था, एडजस्टेबल टैक्सेस है। ये 90% जो टैक्सेस हैं टैक्सेस नहीं है, ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं और इसका आम कंज्यूमर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद चले मीडिया भी जाहिल है, अपोजिशन भी जाहिल है, ये हम तो गाइडेंस लेते हैं ना, चलो कि शायद हम गलत हों, तो मैं भी क्लास साहब कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिस्टों से पूछते रहते हैं कि भाई साहब ये हम जो कह रहे हैं हम सही समझ रहे हैं। तो मैंने 2-4 से फिर किया कि जी वो कह रहे हैं कि जनाब ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है हमाद अजहर साहब। अल्टीमेटली ये सारे जो टैक्सेस हैं, ये जो 350 अरब के जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, इसका असर आपके कंज्यूमर पे और महंगाई पे आना ही आना है, ये डायरेक्टली है। और मज़े का खेज बात यह है कि एक हाथ में ये 350 अरब रुपया इससे जो बनाया जा रहा है, जिससे कि IMF को कहा जा रहा है कि जनाब ये देखें हमें रिमूव करके 350 अरब रुपए हैं, साथ ही 2 से 2.5% जो है ना इन्होंने सूद बढ़ा दिया है, शरह सूद बढ़ा दी है। शरह सूद बढ़ाने का मतलब यह है कि एकदम से 200 जो कि कर्जों को देने के लिए एडजस्टमेंट ये पैसे क्रिएट किए जा रहे हैं, कर्जे बड़े बढ़ गए हैं, तो उससे क्या होगा कि 200 से लेके 300 रुपया जितना ये आम आदमी से वो काटना है, वो सिर्फ शरह सूद बढ़ाने से बढ़ जाएगा, और वो बैंकों का प्रॉफिट उसके अंदर ये ज़रूर है कि बढ़ जाएगा। लास्ट ये कह दूं कि इस वक्त जो है हो ये रहा है कि शराफिया, पावर लॉबीज, बिग इंडस्ट्री को ये दिए जा रहे हैं 1500 से 2000 अरब रुपए की पहले इस्तिस्नाएं हैं, वो इस्तिस्नाएं नहीं ख़त्म हो रही, एक्सपोर्ट्स बड़ी नॉमिनल हालांकि बढ़ रही हैं, गरीब आदमी पे ये टैक्स डालते जा रहे हैं, बिल्कुल वो उसका नहीं रोक रहे। और सबसे ज़्यादा ये कि प्रोड्यूसर साहब के पास लिस्ट हो, अगर मैंने ये शेयर की थी इनके साथ कि मैं देख रहा था प्रॉफिट किस किस सेक्टर्स में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस साल में और पिछले सालों में भी जो प्रॉफिट बनाया वो बैंक्स है। 140 अरब रुपया एक साल में उन्होंने बनाया है। पिछले साल उन्होंने फॉर एग्जांपल 64 या 70 अरब रुपया बनाया था, उनका डबल से भी ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा।
और दूसरे नंबर पे गालबन असेंबल्ड कार्स, कि कारें जो कि असम्बल हो रही हैं, बन नहीं रही हैं, असम्बल कार वालों ने बनाया है। तो ये है जिसके पास कोई थोड़ा सा पैसा सेविंग्स होती है, वो सिर्फ ज़मीनों पे खर्च रहा है, प्लाटों पे खर्च रहा है, तो बाकी किसी उसके अंदर जो है ना वो खर्च नहीं जा रहा। बाकी हमाद अज़हर साहब वो एक बस एक बड़ी तहमकाना सी उनकी एक वो थी ये बिलावल भुट्टो को भी नहीं पता, तो ये मीडिया भी कह रहा है ये टैक्सेस नहीं है। अब दास साहब से सुनना है बाकी। जी सर, बिल्कुल आपने सही बात पॉइंट आउट की। और बाकी लोग अगर करना भी चाहें इन्वेस्टमेंट, तो बात यही है कि मौके ही नहीं दिए जा रहे, बिजनेसमैन कम्युनिटी को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा। क्लास साहब, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो कम्युनिटी को कैसे नहीं सपोर्ट किया जा रहा? सर पूरी दुनिया में बिजनेस आमिर साहब ये क्या कह रहे थे, आपने क्या सुना है उनसे? पूरी दुनिया उन्हीं को तो में सपोर्ट किया जा रहा है, 1500 अरब से लेके 2000 अरब रुपए और की कितनी सपोर्ट उनको कंसेशंस जो वेरियस जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको नहीं सपोर्ट किया जा रहा। और एक सिलेक्टिव, वही आमिर साहब बात कर रहे थे कि जैसे लोग हैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट बिजनेस की ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहे। बाकी पूरी दुनिया में ड्यूरिंग कोविड इस चीज़ का ख्याल रखा गया कि बिजनेस को सस्टेन कराने के लिए सपोर्ट किया जाए, बट यहाँ पे एक तबका है जो इसका फायदा ले रहा है। वो तबका जो है वो इमरान खान साहब के डोनर्स हैं मोस्टली। सो इमरान खान साहब जो हैं, जिस पे हम उस कैबिनेट स्टोरी पे भी आएंगे, तो खान साहब बियॉन्ड 2023 की जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है ना, वो उसी पे अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी असेसमेंट जो है वो तमाम उन ताकतवर लोगों को, वो जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहब को कहा था ना, एक उन्होंने कहा जनाब कि आपने पाकिस्तान में अगर इलेक्शन आपने लड़ने हैं ना तो उतना पैसा कमाना पड़ेगा जितना यहाँ पे शरीफ ख़ानदान के पास पैसा है। ये उन्होंने कहा इसके बगैर, पैसे के बगैर तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को भी यही बात समझ आई हुई है कि जनाब इस मुल्क में अगर उन्होंने उनके बकौल हमने जनाब के ये लोगों को वोट उन्होंने दिए थे 2013 में, हमने या उससे पहले हमने टिकटें दी थी, तो लोग तो उस ईमानदार से या नौजवानों को तो वोट ही नहीं डालते, उन्हें भी करप्ट चाहिए, इलेक्टेबल चाहिए। इमरान खान साहब ने ठीक है कोयले की कान है तो फिर सारे यहाँ पे एक तरह की मजदूरी कर रहे हैं, तो एक ही सब की शक्लें हो रही हैं तो हम भी करके देखते हैं। सो इमरान खान साहब का इस दफ़ा फोकस जो है ये अब ये मानेंगे नहीं, लेकिन आमिर साहब बात करें बड़ी डीप है और कई दफ़ा उनके साथ वहाँ पे बात हो भी चुकी है। मेरे ख्याल मालिक साहब ने की थी जिस पे नाराज़ हो गए थे खान साहब और उनकी फैमिली को हिट किया, टारगेट किया गया था कि गरीबों से पैसा लेके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ये लोगों ने अभी तक नहीं देखा। खान साहब टैक्स आम आदमी से इकट्ठा करके जो बिग अशराफिया है, जो इनकी हिमायती है, इनके डोनर्स हैं, इनके वो ATMs कहते हैं, मसलन ये जो MG इन्होंने गाड़ियाँ मंगवाई हैं जिससे क्राइसिस पैदा हुए, MG गाड़ी का कौन मालिक है? ये जो चाइना से आपने वहाँ जावेद आफरीदी इनके बेस्ट फ्रेंड, जिसको बिल्डर डोनर डाल रहे हैं, डोनर भी है, जो विजिट्स पे भी इनके साथ। ये जो गाड़ियों की जो बात हुई थी कि गाड़ियां आ गई और एकदम डॉलर के साथ आपका दबाव पड़े, गाड़ियां कहाँ से आई हैं? आपने अपने दोस्तों को लेके दिए ना। आपने इस माहौल में जब डॉलर नहीं है, यहां से लोकल करेंसी भाई की है, कारियां और पूरी की पूरी कार है जिसका यहाँ पे नौकरियां कोई नहीं मिल रही, कुछ नहीं है। आपने चाइना से सिंपली थाउजेंड्स ऑफ कार्स मंगवाई हैं और मेरा 36,000 डॉलर पर पे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। और ओने का उसका बड़ा मसला है कि लोगों से पैसे ले लिए हैं, 4-4 महीने से गाड़ियां नहीं मिल रही है। ऑन का एक और स्कैंडल है, वो और स्कैंडल 55 और 60 लाख की गाड़ी आपने वहां से मंगवाई, डॉलर आपके पास। उनसे पूछे से ना उन अफरीदी साहब से कि भाईजान आपके पास कहाँ से डॉलर हैं एक गाड़ी का? आपको एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे कि आपको पैसे थे, आपने लोकल मार्केट से खरीदे हैं। जो लोकल मार्केट से मिलियंस ऑफ डॉलर आपने खरीद के, मैंने पैसे दिया उसको 50-60 लाख रुपया, उसने लोकल मार्केट से जाकर डॉलर खरीद के चाइनीज को दे दिए, क्योंकि आपके दोस्त हैं, उनके लिए बहुत सारी वो भी जारी हुई थी, आपको याद FBR से लेटर भी जारी हुए थे। तो खान साहब का फोकस बड़ा क्लियर है, बात गरीबों को करो और गरीबों से लेके, वो जो रॉबिन हुड करता था ना, वो तो अमीरों को लूट के गरीबों को लेकर जाते थे। यहाँ रिवर्स चलता है, रॉबिन हुड इन रिवर्स। यस, ये फिल्म का नाम ये होना चाहिए, रॉबिन हुड इन रिवर्स, के गरीबों से ले लो। टैक्सेस जो है, गैस, बिजली, आपके देखा पेट्रोल वगैरह जो है, सारे एक आम आदमी के कंज्यूमर के मसाइल हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तो डायरेक्ट हो गया ना टैक्स। इनडायरेक्ट भी इतने ज्यादा जो हैं, वो मैं कह रहा हूँ। इनसे पूछा जाए कि दुनिया भर में वहां पे अंबानी वगैरह कंपनी है, मैं उनका पढ़ा था, देख रहा था, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने वहां पे इंडियंस उसके लिए, वो भी बिजनेस में करते होंगे, 2 नंबर, सारे बिजनेसमैन मोस्टली करते होते हैं, लेकिन कुछ तो इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आप कोई पे बैक तो करते हैं कि अपने कंज्यूमर को मार ना डाले, वो जिंदा रहते हैं, ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो, कल को दोबारा इसकी जेब में से हमने पैसे निकालने हैं। आपने 2000 अरब उनको पहले दिया, टैक्स की आपने उनको अलहदा दी है, ये सारे आपके टेक्सटाइल वाले आपके दोस्त हैं। अभी बिल्डर्स माफिया पूरे मुल्क में जो बात अभी आपने की है, इस मुल्क में एक ही काम हो रहा है, प्लाट, बिल्डर्स, ठेकेदार और ये हाउसिंग सोसाइटी, इसके अलावा कौन सा सेक्टर? अब जो हम बार बार बात रोते रहते हैं कि टेक्सटाइल वालों ने आपके वो भी कोई आपका, आप उसको तो रुपीज़ को भी तबाह करवाया, बर्बाद करवाया, 180 तक लेके गए जी, हम इसको आपके एक्सपोर्ट आसमान पे ले जाएंगे। यहाँ करने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं,
वो फाइलें बेच रहे हैं। ये टेक्सटाइल वाले जो लाहौर में रूडा एंड प्रोजेक्ट बन रहा है, इमरान खान साहब की टीवी पे तारीफें करते हैं, 3-4 कराची वही के सारा टेक्सटाइल वाला बिल्डर्स के अंदर वो ग्रुप बना दिया हुआ है। उन्होंने कहा छोड़े ये टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह में कितने पैसे बन जाए, छोड़े हैं। यहाँ बिल्डर्स हैं, यहाँ पे मलिक रियाज वाला फार्मूला अपनाते हैं, यहाँ पे आके आके यहाँ पे फाइलें बेचो, प्लाट बेचो, करोड़ों रुपए के माल बनो, किस चक्कर में पड़ गए, रुपए को भी तबाह करवाया, उधर से वो बिल्डिंग में चले गए हैं कि हम यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर को यहाँ के उसमें करेंगे। और इनके हाथ में कमजोरी आ गई है। जो हमारा बिजनेस बड़ा समझदार है माशाल्लाह, अल्लाह इनको मजीद अक्ल दे और मजीद इसी तरह पाकिस्तान को चाकू छुरियां मारते रहे। हम नहीं कह रहे, कैबिनेट के पिछले इजलास में 2 इजलास छोड़ के हमने स्टोरी अभी उसको करना नहीं है, भूल जाती है, इतनी स्टोरीज होती हैं समटाइम जहन से उतर जाती है। ये खुद कैबिनेट में वहां पे इंकशाफ हुआ कि जो डार्लिंग लाडले थे ना आपके एक्सपोर्टर, ये अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ओवर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, कीमत कुछ है लगा कुछ रहे हैं, कहा रिफंड लेने हैं, पैसे लेने हैं, आपसे फेवर्स लेनी है। ये कैबिनेट में खुद इंकशाफ कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कराची के वहां सेठ हैं, उन्होंने अपना एक वहां नुमाइंदा बनाया हुआ है, वो साहब हैं, वो इमरान खान साहब के आगे टीवी पे तारीफें करेंगे, मुआशी पॉलिसीज की तारीफें करेंगे। वो अलहदा ग्रुप है वहाँ पे, एक लाहौर का ग्रुप है जनाब, वो अलहदा बैठते हैं खान साहब के साथ, उन्होंने तारीफें करनी होती, तारीफें करने के बाद वो जी मुआशी बिल्कुल ठीक रहती है। यहाँ पे आपको याद होगा हारून अख्तर साहब एंड कंपनी, हुमायूं अख्तर साहब एंड कंपनी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। सो पूरा टोला उनको समझ आ गई है कि इमरान खान साहब की तारीफें किए जाओ और अरबों रुपीस जो है ना वहां से निकलवाते जाओ। तो ये सारे का सारा जो आपका इस वक्त फोकस है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को देखें जहां पे रोला पड़ा हुआ साहब है। इमरान खान साहब एक दिन पार्लियामेंट नहीं गए, आपने मिनी बजट आपने पास कर, पार्लियामेंट को आप सीरियस नहीं लेते। कल को इनको पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंकेंगे जैसे नवाज शरीफ साहब को किया गया था, इनको पार्लियामेंट याद आ जाएगी, इनको जमहूरियत याद आ जाएगी, इनको सारा कुछ याद होगा। हिसाब ये है इस वक्त, ये बड़ी पॉपुलर हमारी माशाल्लाह हुकूमत है कि पीछे इतनी बड़ी उनको सपोर्ट मिली हो, जो इन्होंने कहा कि अभी यहीं पे रुके, बड़े भाई को मैं लेकर आ रहा हूँ, आपकी फेंटियां मैं लगवाता हूँ। हालांकि ये 82-83 लोग इकट्ठे कर सकते, रोज कोरम का मसला बना होता है, रोज आपके साथ प्रॉब्लम हुए होते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब का सबसे बेस्ट तरीका ये है ना बिलावल भुट्टो ने कि उन्होंने इसी किस्म की बातें की कि जिस वक्त इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त ऐसे लगता है साइकिल पे आएंगे। जिस मुल्क में जो बात बिलावल ने भी की है अंग्रेजी में, उन्होंने उस दिन आमिर साहब ने भी की, तो मैंने जरा आमिर साहब ने बल्कि खोल के कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से बड़ी खुशी है कि दिलेरी से, और उनके पीछे मुझे शर्म आती है कि उनके पीछे कुछ उनके पार्टी के लोग थे जो ना की कर रहे थे। जैसा क्या लाइटली लिया जाता है पॉपुलेशन के मसले को, और अच्छी बात है कि बिलावल ने आज ये कहा जी इसको लाइटली ना लें, पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी हमारा बहुत बड़ा मसला है। जिन्होंने यहाँ पे उसमें जाके कि आबादी रोकने के जो टूल्स हैं उन पे टैक्स लगा दे जिस बंदे ने, फिर कहते हैं जनाब गरीब जो हैं वो उनके लिए हम बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं। ये गरीबों का ज्यादा बड़ा मसला है। अगर देखें गरीब बेचारे जो हैं उनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, उनको एजुकेट करने की, उनको फैसिलिटी, आपको तो मुफ्त में ये चीजें बांटनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए कि घरों में रखें। आपने कहा नहीं हमें टैक्स चाहिए, इसमें भी टैक्स चाहिए जनाब, कि आप इनको यूज क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये टैक्स सबको नजर आ रहे हैं। उस्मान मिर्जा के हवाले से बात करेंगे, इस वक्त ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। जो कैबिनेट की एक्सक्लूसिव स्टोरी है उस हवाले से बात करेंगे। ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनमें कुछ केओस हुआ। 2 खबरें हैं जो कैबिनेट से रिलेटेड हैं, कोशिश करते हैं इसी सेगमेंट में हम, क्योंकि हमारे जो करीन जो है ना देखने वाले नाजरीन सारे वो नाराज़ होते हैं कि हमें खबरों में दिलचस्पी होती है, आप सियासी तबसे लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आदमी को तो खबर चाहिए रोज़, कोई ना कोई वो क्या कहते हैं फसाद मांगे है, वो क्या उनसा है सर, रोज एक ताज़ा खबर खल्के खुदा मांगती है कि रोज़ का कोई ना कोई फसाद चाहिए, हमें नई खबर दें। खबर क्या है? तो खबरें 2-3 हैं। ब्यूरोक्रेसी से शुरू करते हैं, फिर खाद पे आते हैं कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। कैबिनेट की पिछली जो मीटिंग हुई है ना सर, उसमें जनाब ये वजीर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नाराज़ हो गए ब्यूरोक्रेसी से, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी से। उन्होंने कहा ये नालायक है, निकम्मी है, काम नहीं करती, डिलीवर नहीं करती, हमारे जितना भी एजेंडा है, जितना भी हम चीज़ें लेकर आए हैं ये उनको एड्रेस करने में नाकाम रही है, और हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस वजह से नहीं हो रही कि ब्यूरोक्रेसी जो ना हमारे साथ तामुन यहाँ पर नहीं कर रही। तो हमारी जो वो है, हमारी ज़रूरियात हैं हुकूमत चलाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी ये रुकावट है। तो वज़ीरों को भी शिकायत है, उसके तो पहले तो आपको पता है वो ये सेक्रेटरी कैबिनेट जामिया नवाज सुखैरा साहब तजवीज़ दे चुके हैं, उस पर अमल होना चाहिए। उन्होंने आप लोगों को हमसे शिकायतें हैं ना ब्यूरोक्रेसी से कि हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो एक काम करें, प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर की जो पावर्स होती हैं, एग्जेक्टिव पावर्स हैं, सारे काम तो उसके होते हैं। आप एक काम करें, यहाँ पे ऑर्डिनेंस ले आएँ, रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज करें, या जो भी तब्दीलियाँ लानी है, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम पावर्स फेडरल सेक्रेटरीज के मिनिस्टर्स को दे दें।
कि जो जिस वजारत का है वो सारे का सारा बजट भी करेगा, फाइलिंग भी करेगा, अप्रूवल भी देगा, वो जो भी करना है कर लें। तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब और उनके वजीरों को सीरियसली ये काम करना चाहिए कि एक दफ़ा ये भी कर देख लें कि जनाब कि हम वजीर जो है ना, हम ये काम इस तरह करना चाहते हैं तो नहीं हो रहे, तो ये इसमें हर्ज नहीं है, गेम तो खत्म हो, एक दफ़ा तो होना, ताकि उसी वो मिनिस्टर भी है, वो सेक्रेटरी भी है, फेयर अनफ, नंबर 1। अब वो ये कह रहे हैं, नई तजवीज़ उन्होंने दी है, उन्होंने वहाँ पे वजीर उन्होंने जनाब एक काम करते हैं, हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं। बाहर से प्राइवेट उस सेक्टर से हम लोग लेकर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले बड़े काबिल होते हैं, हम ले आते हैं। ये कबलिया तो हमने बता दिया ना कि ये आके सारे जितने चोरियाँ डाके, तो नाराज़ ना हो अगर मेरे यार दोस्त सुन रहे हो, ये चोरियाँ डाके ये पढ़े लिखे मेरे जैसे बताते हैं। मतलब इनको क्या पता होता है, यहाँ पे चार्टर अकाउंटेंट नहीं बताते ना कि फेक करेंसी आपने अकाउंट कैसे खोलने हैं, मार धाड़ कैसे करनी है, आपने टैक्स चोरी कैसे करनी है, बला बला चीज़ें, ये सारे पढ़े लिखे बताते होते हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग ही बता रहे होते हैं इन वजीरों को, हुकूमतों को, मशीरों को। उन्हें तो नहीं पता होता, मुझे तो नहीं पता इन चीज़ों का, वो मुझे बताएंगे कि ऐसे ऐसे 2 नंबरी हो सकती है, पढ़ा लिखा आदमी बताएगा ना वो। उन्होंने कहा जनाब के प्राइवेट सेक्टर से लोग लेके आते हैं जो हुकूमतें चलाएंगे, अब अंदर उनको ब्यूरोक्रेसी में इंडक्ट करते हैं। ये काम डायरेक्ट भुट्टो साहब ने भी किया था 70s में, कि डायरेक्ट उन्होंने भर्तियां कर दी थी इसमें CSS में। ये वकार मसूद साहब इसीलिए 30 साल तक फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं तकरीबन इसी उसमें। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब कि वहाँ से लें, ये पहले काम ऑलरेडी मेरा ख्याल 20-22 के करीब वो फेडरल मिनिस्टर टेक्नोक्रेट्स के नाम पे बहुत सारे यार दोस्त हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट वगैरह अकोमोडेट पहले भी कर चुके हैं। ये तजर्बा भी ऐसे कर लेना चाहिए मेरा ख्याल है, ये वाला कि प्राइवेट सेक्टर से अब ले हैं। लेकिन उस पर एक उन्होंने पॉइंट आउट की चीज़, उन्होंने कहा यहाँ तो फेडरल सेक्टर की तनख्वाह 3 लाख रुपए है। 3 लाख तो आजकल ये प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो है वो 3 लाख रुपए भी तो नहीं है आपके पास काम करने का, इसके लिए तनख्वाहें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। सो आपको दूसरा, ये जो लोग CSS करके आ रहे हैं उनसे भी मेरी थोड़ी सी इल्तजा है कि हजूर सिर्फ पावर और पैसे और क्लाउड के लिए भी आप सर्विस में नहीं आते, कोई थोड़ी सी कोई पब्लिक की कंसर्न, तो उनके सर्विस से कोई कंट्रीब्यूशन भी होता है आपका, जो हमें जीरो नज़र आता है। CSS इसलिए किया जाता है यहाँ पे, उसके लिए स्टेटस के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए, क्लाउड के लिए। और फिर आपका इस मुल्क को अगर कोई ठीक कर सकते थे, तो शहरों को चलाना हो, चीज़ों को चलाना हो, वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। इजला की हालत देखे तबाह हो गए। कोई जिला आपको मिलता है कोई असली हालत में, कोई साफ सुथरा हो, कोई ऑर्गेनाइज्ड हो, कोई कोई फूल लगे हों, कोई थोड़ी खूबसूरती हो आपकी, सारे का सारा तबाही फिर रही है। खैर ये तो वहाँ पे हो, दुनिया भर में ये जो ब्यूरोक्रेसी का मॉडल था ये चीनियों ने दिया हुआ है। मैंडरीन्स जो है वो खास वही मुल्क ठीक कर दे, वहीं से आया हुआ सारा। बारह इन्होंने हमारे यहाँ तबाही ज़्यादा फैली है अपने पाकिस्तान प्रिविलेजेस के चक्कर में, उससे बाहर नहीं निकलना। सो हुकूमत सोच रही है कि जनाब कि हम कोई बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको लेकर आते हैं और उनके जरिए ब्यूरोक्रेसी को चलाते हैं। चलें, हम किसी चीज़ को अपोज नहीं करते। रिफॉर्म्स के नाम पे तो वो इनको टीका लगा गए ना, इशरत हुसैन साहब कहते 3 साल रिफॉर्म्स करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक पलंदा दे दिया कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, रिपोर्ट रहेगी। अब अगली खबर बड़ी मजे की है, वो है हमारे मेहरबान खुसरो मुख्तियार साहब। वैसे सियासतदान के लिए ना बहुत बड़ा, मैं कोई लफ्ज़ अब यूज़ नहीं करना चाहता, क्या होना चाहिए, अदाकार, एक्टर, मतलब मुकरना, रोज़ की नई बात करना बड़ी ज़रूरी होती है। ये हर बंदा नहीं बन सकता जहाँ सियासतदान। अब मुझे समझ आ रही है कि इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या एक्सपर्टीज़ चाहिए। इसी खुसरो मुख्तियार साहब ने विद इन 2 वीक्स 3-4 कलाबाज़ें खाई हैं कि मैं भी चकरा के रहा है, क्योंकि उनको फॉलो कर रहे हैं। पिछली कैबिनेट मीटिंग में, एक कैबिनेट छोड़ के पिछले हफ्ते की, उससे पिछली मीटिंग में जो हम बता भी चुके हैं स्टोरी, उसमें इन्होंने ब्रीफ किया जब 2-4 वजीरों ने रोला डाला कि भाई साहब ये तो ये खाद की शार्टेज आ रही है। खाद की शार्टेज से याद है एक आपको स्क्रीन पे वीडियो नजर आ रही थी, मुझे ये बताया कि किसी दोस्त ने भेजी कि सिंध के एक उसके शहर की है कि किसानों को अब वहाँ पे यूरिया खाद नहीं मिल रही आमिर साहब, और वहाँ पे ट्रैक्टर, यहाँ पे हमारे यहाँ ना इसको कहा जाता है सराइकी इलाकों में, इसको ना एक नाम है, ये जो बड़े हैं ना, ये ट्राल है, इनको ट्राल नहीं कहते, इनको टबर घील कहते हैं, कि जिसपे पूरे का पूरा टबर बिठाओ तो मतलब बहुत बड़ा है, इसको सराइकी में टबर खींचने वाला, टबर पूरे का पूरा खानदान उठा के ले जाए। तो टबर घील पे जा रही थी ट्रॉलर पे, जनाब किसानों ने रोका है। रोकने के बाद लूट मार आप देख रहे हैं, रोका डाका है, पूरा मारा है कि ये स्टेज आ गई है कि खाद के ट्रालों के ऊपर जो है हमले शुरू हो गए हैं। और ये सीन आपको ज्यादा फ्रिक्वेंटली नजर आएंगे, क्योंकि यूरिया नहीं है, आपने गंदम उगानी है, किसान के लिए तो कैश क्रॉप है, और तो उसके पास फसल नहीं, जिसे पैसा आता है उसको साथ। लेकिन हमारे मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज जो है वो इतने वहां पे गलत बयान कर रहे हैं, मैं गलत बयान खुद कह रहा हूं, चलो सॉफ्ट लफ्ज है, कैबिनेट में पूरी कैबिनेट को, वजीर आजम को उन्होंने कन्विंस कर दिया था कि सर कि सिर्फ वोटिंग हो रही है। कुछ अर्सा उन्होंने टीवी पे कहा, उन्होंने कुछ अर्सा इंतजार करें, उसके बाद आप ये खुद ही मजबूर हो जाएंगे होर्डिंग बंद करने पे। इंतजार इतना करें कि वो सीजन ही गुजर गया, अप्रैल तक कर रहे हैं, ये 13 अप्रैल तक की किसान। जब ये बाय द टाइम मजे की बात ये है कि जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो जो उस वक्त आनी है जब सीजन गुजर चुका होगा।
होगा। जी हाँ, मतलब आपकी 13 अप्रैल को तो फसल की आपकी काश्त शुरू हो जाती है ना, उसकी सारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। कैबिनेट में उन्होंने जो 2-4 वजीर बोले उनको शटअप कॉल दी खुसरो मुख्तियार साहब ने, क्योंकि ये सारे अंग्रेजी वाली क्लास है, आपको पता है। हमाद अजहर हूँ इसमें, ये रजाक दऊ साहब हूँ, फिर आपके इसके बाद ये खुसरो मुख्तियार साहब, तीनों इंडस्ट्री डील कर रहे हैं। इन्होंने कहा कोई शॉर्टेज नहीं। इमरान खान साहब ने कहा ये खुसरो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। असद उमर साहब ने या सितंबर 2021 के इजलास में इसी में कहा था सर, सितंबर में, कि 2 लाख टन आप यूरिया इंपोर्ट कर लें, यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है। इन साहब ने नहीं माना, इन्होंने कहा नहीं है, उनकी सजा जो है ये किसान भुगत रहे। आपका मुल्क भुगतेगा, आपकी फिर वो नहीं होगी, आपकी गंदम कम होगी, या फिर ये रूसी उन किसानों से डॉलर दे के वहां से ये गंदम मंगवाएंगे, फिर डॉलर के रेट जो है ना, ये देखते जाए कि कैसे ये सारी चीजें कनेक्टेड है। हर साल हो रहा है वही गैस का विशेष सर्कल है, वही गंदम का, वही चीनी का, ये अगेन एंड अगेन दैट सर्कल जो है घूमता रहता है। जी सर, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमने बात करनी है उस्मान मिर्जा के हवाले से, और आमिर साहब का भी कमेंट इसके ऊपर लेंगे। जो डिस्कशन इस सेगमेंट में हो रही थी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से, और इसमें बड़ी डेवलपमेंट है। अब वही जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, कि इस पूरा जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, ये सिनेरियो क्यों डेवलप हुआ, क्या अंदर क्या स्टोरी है? कुछ वाक़यात होते हैं, सानियात होते हैं, जो कि आपकी कौमी साइकी के ऊपर, इंसान के माशरे पे सबकी नक्श कर जाते हैं, और हर एक की नज़र होती है, क्योंकि वो उन्हीं माशरों को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आप उनको कैसे परसू कर रहे हैं। तो ये जिन लोगों को भूल गया होगा, क्योंकि हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरी भी है कई दफ़ा, इज्तिमाई मेमोरी, तो ये मिर्ज़ा साहब का वाक़या लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये एक कपल के साथ लड़का और लड़की को ज़बरदस्ती जो है पकड़ के उनसे ज़्यादतियाँ करवाई गई, उनको मारा पीटा गया, और जो है बहुत जुल्म किया गया, इस तरीके से किया गया कि पूरा माशरा हिल के रह गया। और काफ़ी दिन और हफ्तों तक जो है यही केस जो है हर जगह डिस्कस होता रहा, टॉक शोज़ में भी होता रहा। अभी जो ख़बर ब्रेक की, और वो बाय द वे क्लासरा साहब ने ही ख़बर ब्रेक की, और ब्रेक ये की थी इन्होंने ख़बर ट्वीट के ज़रिए, कि वो लड़की और लड़का जो हैं विक्टिम्स जो थे, वो जिनकी सपोर्ट के लिए पूरा मुआशरा, पूरी गवर्नमेंट उसी वजह से और पूरी रियासत उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई थी, तो वो कंप्रोमाइज़ कर गए हैं, जो कि अगेन हमारे मुआशरे की कासी करता है कि इस तरह के वाक़यात के बाद भी इतना जब जुल्म होता है, चाहे ये झोंकियों का केस हो, जो भी इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उसके अंदर विक्टिम्स जो हैं अक्सर देखा गया है 90% जो है या वो प्रेशर में आ जाते हैं, या रियासत कमज़ोर पड़ जाती है, या पैसे ले लेते हैं लालच, जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादती है। और ऐसे लोग अगर पैसे ले के बैठ जाएं तो उनके ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल अदालत को, पूरा पुलिस को जो है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये केस उनका नहीं रहता। अच्छी बात इस खबर की ये थी कि इसके अंदर पुलिस ने, हम बड़े नाकिद रहते हैं पुलिस के, मगर ख़ास तौर पे मुझे नाम लेने दें कि जो यहाँ के SSP इस्लामाबाद हैं ताउर रहमान साहब, हमने भी उनके कई TV पे इंटरव्यू चलाए, उन्होंने बहुत अच्छी तफ्तीश करके सारा एक बड़ा अच्छा केस तैयार किया, और क्या साहब उसकी तफसील बताएंगे, इनकी उनसे तफसीलन बातचीत भी हुई है। मगर जो आज मुझे ख़बरों से पता चल रहा था कि पुलिस ये कह रही है, और गवर्नमेंट ने भी, मलाइका बीबी जो MNA हैं, उन्होंने भी पुलिस को बुला के उन्होंने कहा जी ये अगर ये कोशिश पूरी इन्होंने विक्टिम्स ने की है कि जब विक्टिम बैकआउट कर जाते हैं तो केस ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। मगर वो क्या सब तफसीलात बताएंगे, मगर मुझे ये इंप्रेशन मिला, तासुर मिला है कि पुलिस ये कह रही है कि इनके बैकआउट करने के बावजूद भी इस्तगासा इतना मजबूत है, और जो है शवाहिद इतने मजबूत हैं, क्योंकि अनडिनाइबल है। ये वीडियो सबने देखी हुई है कि अब कहा जा रहा है, विक्टिम्स कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने पहचाना ही नहीं, वो तो जो वीडियो में लोग हैं वो तो ये लोग ही नहीं थे, जब ये वीडियो के अंदर इतना क्लियरली नज़र आ रहा है। बाकी गवाहान भी मौजूद है, पुलिस ने खुद तफ्तीश कर ली है। तो
कमलनाथ साहब तफसील बताएंगे। मुझे मगर ये अच्छी खबर ये है कि ये इसमें अभी भी शवाहिद ये हैं कि वो कह रहे हैं कि मुलजिम जो बच नहीं पाएंगे, सज़ा उनको होगी। पर लास्टली मेरा ये ज़रूर उम्मीद है कि ये विक्टिम भी ऐसे, क्योंकि ये विक्टिम्स का अब केस नहीं रह गया हुआ, ये मुआशरे का एक नासूर बन गया है, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए अगर वो बैकआउट करें। जी क्लास अभी नई बात की आमिर साहब ने, दिस इज गुड, मेक सेंस, क्योंकि वही बात है कि इस तरह के केसेस प्रेसिडेंट सेट करते हैं। अब जिस तरह हम कहते हैं लोगों को इबरत मिले, तो फिर ये अगर इस तरह से बार बार होता रहेगा कि ये सेटलमेंट हो जाए और मामला दब जाए, तो किस तरह निशाने इसमें जो अच्छी चीज़ जो आमिर साहब ने भी की है ना, इस्लामाबाद पुलिस के जैसे बताया SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने 2 केसेस पे बड़ी मेहनत की है। इसके बाद अदालतों का भी है थोड़ा सा कि आप जैसे एक नूर मुकद्दम वाला केस था, उस पर बड़ी इन्होंने मेहनत की। दूसरा ये केस था क्योंकि लोग हिल के इसलिए रह गए कि वो कहते इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद हुआ, कैपिटल में हुआ ये चीज़ें। अगर यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं तो पूरे पाकिस्तान में क्या आपका वहाँ पे हशर होगा। हमारा मेरा ख्याल है थोड़ा सा कोई लॉज को चेंज करने की आपको ज़रूरत है इस केस में, कि जैसे लंदन में याद है राइट्स हुए थे 2011 में, उन्होंने पुलिस को टाइम दिया 3 महीने का 2 महीने का, जनाब जो अक्यूज़ हैं उनको पकड़ें, चलान पेश करें। 1 दिन बैठे वो, 1 दिन रात के मेरा ख्याल है 2 बजे उस वक्त उठे थे उन्होंने, जब तमाम लोगों को उन्होंने बैठ के सजाएं फैसले किए। रात को 2 बजे तक लंदन की अदालतें खुली रहीं। आपको बास केसेस में ये करना चाहिए कि 1 दिन दे दें, 2 महीने पुलिस को दे दें, महीना दे दें कि महीना है, इन्वेस्टिगेशन करें, चलान है, बला बला, इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस। आप 1 दिन उनकी सारी हेयरिंग करके उनको भी बुला लें, उनको बुला लें, भाई आपके सामने चीजें होनी चाहिए। आपने अगर यहाँ पे इतने विटनेसेस डालने हैं तो फिर उसके बाद हेयरिंग होनी है, आई फलां नहीं है, डेफर करना है। सो इसमें जो एक अच्छा काम हुआ था कि उस वक्त पुलिस ने खुद FIR करवाई हुई है। सो इन विक्टिम्स के बैकआउट करने से कुछ ज्यादा केस में ठीक है, मतलब इम्पैक्ट तो आता है बंदे का, लेकिन वो लीगली तौर पर मेरे SSP साहब से बात हुई है, रहमान साहब से, वो ये कह रहे थे कि हम जो हमने शुरू से मुद्दई थे, हमने इसमें एक तो मुद्दई हम हैं, हमारे विटनेसेस, रियासत मुद्दई है ऑलरेडी, नंबर 1। नंबर 2 उनका ये कहना था कि जो वीडियो जो है ये सबसे बड़ा एक एविडेंस है और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है। हमने फोरेंसिक इसका करवाया हुआ वीडियो का कि वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है और जो लोग इसमें ये वही लोग हैं। सो अदालत के पास एक और भी रूट है कि यहाँ पे पाकिस्तान में लाए किसी औरत को अगर आप या स्ट्रिप ऑफ करें, उसकी बेहुमती करें, उसको नेकेड कर दें, इसकी सजा मौत है। ये लोगों को नहीं पता पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये एक भी काफी है इनको सजा करने के लिए। कोई खतून है छोड़ दें, ये ABCD कोई भी है, ठीक है, बट दिस इज अ पर्सन हु हैज डन इट। जी बिल्कुल, इस पे इंसाफ होना चाहिए और प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। शार्प क्लोजिंग के लिए कहा जा रहा है। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।